हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद अ लर्नर। सो एक बहुत लंबे ब्रेक के बाद आज वीडियो है। कुछ स्पेशल ही है, कुछ अमेजिंग वीडियो है, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगी। और जैसे कि आपको पता है कि 28 नवंबर को जो यूपी टेट का एग्ज़ाम था वो हो नहीं पाया, कैंसिल हो गया। कहीं ना कहीं हमारे सामने सीटेट का एग्ज़ाम है, तो जिन्होंने भी सभी लोगों ने यूपी टेट का एग्ज़ाम देना चाहा बट वो हुआ नहीं। कहीं ना कहीं वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अब हमें सीटेट क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि यूपी स्टेट के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो सीटेट को क्लियर करें। उससे भी हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि हम सुपर टेट में सुपर टेट एग्ज़ाम को दे सकते हैं। सीटेट के एग्ज़ाम में 13 to 14 डेज़ ही रह गए हैं। इतने टाइम में आप कैसे अपनी प्रिपरेशन करें, कैसे आपका एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए। आपको मैं अभी कुछ पढ़ाऊँगी नहीं, कोई सिलेबस डिस्कशन ऐसा कुछ नहीं होगा, बट कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिससे आपका एग्ज़ाम जो है वो क्लियर होने में हेल्प मिलेगी आपको। और कहीं ना कहीं आप सभी ने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी, किसी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हुई होगी, किसी की बहुत कम अच्छी हुई है। अपने अपने लेवल पे हर कोई प्रिपरेशन कर रहा होगा। और सबको सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी टफ़ लगता है। टफ़ क्यों लगता है? क्योंकि इसमें पेडागॉजी बहुत ज़्यादा आती है। बट सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो अगर आप उसके कॉन्सेप्ट को समझ जा रहे हैं, उसकी आपकी पेडागॉजी की एक अंडरस्टैंडिंग बन जा रही है, तो सीटेट का एग्ज़ाम इतना टफ़ नहीं है। आप इजीली क्रैक कर सकते हैं अगर आप कुछ बेसिक चीज़ें, कुछ कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग रखें तो। वही सारी चीज़ें मैं बताने के लिए अभी ये वीडियो लेके आ रही हूँ। इसमें आज हम सबसे पहले सीडीपी को लेकर डिस्कस करेंगे और फिर आगे जो अदर वीडियोस होंगी उसमें अदर सब्जेक्ट्स को हम लेंगे। तो सबसे पहले जो बात कर लेते हैं पेपर पैटर्न की। और हाँ, बहुत सारे लोगों का कहना था कि जो सीटेट है उसमें मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, मतलब मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो उसमें मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, या जो आंसर्स हैं वो बहुत ज़्यादा रॉन्ग चले जा रहे हैं। तो कैसे आपको क्वेश्चन को हैंडल करना है, पेडागॉजी की एक अंडरस्टैंडिंग है। पेडागॉजी कोई रटने की चीज़ नहीं है, कोई इसका बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है कि आप एक एक चीज़ पढ़ते जाइए, कोई मैथमेटिकल रूल्स उसमें नहीं फॉलो करने हैं कि आप उनको उन चीज़ों से आप उसको पढ़ सकते हैं। पेडागॉजी अब जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा होगा। तो कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो जिसमें आपको हेल्प मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कि सबसे पहले पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं प्राइमरी के लिए। सीटेट का पेपर 1 जो प्राइमरी के लिए आता है उसमें जो पेपर पैटर्न है उसकी बात कर लेते हैं। उसमें हमें 5 सब्जेक्ट्स मिलते हैं और 5 सब्जेक्ट में फर्स्ट सब्जेक्ट जो है वो है सीडीपी का। सेकेंड सब्जेक्ट जो है वो है हिंदी, थर्ड में इंग्लिश, देन ईवीएस, फिफ्थ मैथ्स। 5 सेक्शंस। तो जो हिंदी एंड इंग्लिश है, ठीक है, सीटेट में लैंग्वेज का भी काफ़ी अच्छा रोल है। आप ये मत समझिएगा कि आपने एक हिंदी ली है एक इंग्लिश ली है। आपने लैंग्वेज 1 के प्लेस पे इसमें जो सीटेट में जो लैंग्वेज आती है वो एज लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 आती है, ठीक है, एज लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 आती है। तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी होगी कि आप लैंग्वेज 1 पे हिंदी ले रहे हैं या लैंग्वेज 2 पे हिंदी ले रहे हैं, लैंग्वेज 1 पे इंग्लिश ले रहे हैं या लैंग्वेज 2 पे इंग्लिश ले रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे सीटेट ये कंसिडर नहीं करता है कि आपने हिंदी ली है या इंग्लिश ली है। सीटेट ये कंसिडर करता है कि आपने लैंग्वेज 1 पे कौन सी लैंग्वेज ली है, लैंग्वेज 2 पे कौन सी लैंग्वेज ली है। लैंग्वेज 1 पे अगर आप हिंदी ले रहे हैं तो पेपर में आप हिंदी का सेक्शन, लैंग्वेज 1 का सेक्शन में जो हिंदी होगी वो सॉल्व करेगा। लैंग्वेज 2 में अगर आप इंग्लिश ले रहे हैं तो लैंग्वेज 2 के सेक्शन में जो इंग्लिश होगी वो सॉल्व करिएगा। बहुत ज़्यादा अटेंटिव रह के आप इस चीज़ को देखिएगा कि आप हिंदी लिए हैं या इंग्लिश लिए हैं। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको ध्यान रखना होगा, वरना आपका पेपर रॉन्ग हो सकता है। अगर आपने लैंग्वेज 1 में इंग्लिश को सॉल्व कर दिया और आपका जो एग्ज़ाम फिल हुआ, जो फॉर्म फिल हुआ था उसमें अगर आपका लैंग्वेज 1 पे इंग्लिश था और आपने लैंग्वेज 1 पे हिंदी को सॉल्व कर दिया तो आपका पूरा पेपर रॉन्ग हो जाएगा। आप पूरा पेपर आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसमें आपको थोड़ा अटेंटिव रहकर ध्यान देना होगा। फर्स्ट सेक्शन जो है सीडीपी। अब जो सीडीपी का जो सेक्शन है वो कहीं ना कहीं स्कोरिंग सेक्शन होता है।
सीडीपी की अगर आप अंडरस्टैंडिंग बना ले रहे हैं, सीडीपी में बहुत हार्ड सेक्शन नहीं है, हार्डेस्ट अगर आप बहुत इसमें हार्ड टू हार्ड बहुत हाई लेवल के भी क्वेश्चंस आते हैं तो भी आप इसमें 25 मार्क्स गेन कर सकते हैं। बहुत अच्छा सेक्शन होता है जहाँ पे आप मार्क्स अच्छे से गेन कर सकते हैं, वो 25 मार्क्स आप इजीली गेन कर सकते हैं। लैंग्वेज 1 पे अगर आपने हिंदी ली है, और हिंदी हम सभी को आती है, हिंदी में ग्रामर पढ़ने की कोई नीड नहीं है, और इंग्लिश में भी ग्रामर पढ़ने की कोई नीड नहीं है। जो इसमें ग्रामर आती है, ऐसा नहीं कहूँगी मैं कि ग्रामर आती ही नहीं है, ग्रामर मैक्स टू मैक्स 3 to 4 मार्क्स की आती है, बट वो ग्रामर वही ग्रामर आती है जो आप बेसिक पढ़ते चले आ रहे हैं। इतनी अगर आपने स्कूल में पढ़ाई की है, ऑब्वियसली स्कूल में पढ़ाई की ही है, तो आप उसको कहीं ना कहीं हैंडल कर ले जाएंगे, इतना टफ नहीं आता है। फर्स्ट थिंग इसमें क्या आएगा, पैसेज आएगा, ठीक है। अगर आपने लैंग्वेज 1 में जो है, लैंग्वेज 1 में बता रही हूँ, लैंग्वेज 1 में एक पैसेज आता है और एक पोएट्री आती है। लैंग्वेज 2 में 2 पैसेज आएंगे, ठीक, 2 पैसेज आएंगे, यानी कि आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। उसके बाद जो पैसेज और पोएट्री है वो लैंग्वेज 1 में आएगा। अगर आपने लैंग्वेज 1 पे इंग्लिश लिया है तो इंग्लिश में आपको एक पैसेज मिलेगा और इंग्लिश की आपको एक पोएट्री मिलेगी। अगर आपने लैंग्वेज 2 में लिया है इंग्लिश, तो इंग्लिश के आपको 2 पैसेज मिलेंगे। और उसके बाद हमें ऐसा लगता है कि पैसेज है उसको हैंडल कर ले जाएंगे, इजीली सॉल्व हो जाएगा। हाँ, लेकिन वहाँ पे हमारे पास कहीं ना कहीं टाइम बाउंडेशन होता है, टाइम चलता रहता है, और 2 पैसेज इसमें, एक पैसेज इसमें, 3 पैसेज और एक पोएट्री, कहीं ना कहीं हमें 4 पैसेज को सॉल्व करना है, जो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम खाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप पैसेज की प्रैक्टिस करिए, बहुत ज़्यादा नहीं कुछ तो आप 5 पैसेज आप हिंदी के और 5 पैसेज आप इंग्लिश के, उसको प्रैक्टिस करके ही एग्ज़ाम में जाइएगा, अदरवाइज़ आप हैंडल नहीं कर पाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे। पैसेज कभी भी रिपीट नहीं होते हैं, पैसेज किसी भी ईयर का रिपीट नहीं होगा, बट अगर आपकी प्रैक्टिस रहेगी तो कहीं ना कहीं आप उस पैसेज में आंसर्स को जल्दी ढूंढ पाएंगे, जल्दी सर्च कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो 4th सेक्शन है उसमें क्या है, मैथ है, ईवीएस है। ईवीएस का जो सेक्शन है उसमें ईवीएस जो आती है सीटेट की, वो जो यूपी टेट में एक ईवीएस का सेक्शन है वो, और जो सीटेट का ईवीएस का सेक्शन है, दोनों एकदम डिफरेंट हैं, दोनों सेम नहीं है। यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो एनसीईआरटी के आते हैं, एनसीईआरटी बुक्स के आते हैं क्वेश्चंस, और इन बुक्स को पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एनसीईआरटी जो बुक्स आएंगी उसमें 3rd, 4th और 5th, अगर एनसीईआरटी 1st to 5th भी, 1st and 2nd में भी आती है शायद, 1st and 2nd, 5th तक की एनसीईआरटी, आप ये समझ के चलिए कि 5th क्लास तक की एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। अब एनसीईआरटी की बुक्स आप पढ़ने जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, हाँ, लेकिन आप अगर एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले रहे हैं प्ले स्टोर से, वहाँ पे एनसीईआरटी बुक्स का आपको एप्लीकेशन ईजिली मिल जाएगा। और जो एनसीईआरटी उसमें जो स्टोरीज़ होती हैं, मैं बता रही हूँ कि आपको मैक्स टू मैक्स 2 to 3 days लगेंगे, और ये 5th क्लास तक की एनसीईआरटी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत छोटी छोटी स्टोरीज़ हैं, बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जो बहुत इजीली आपको बस एज ए स्टोरी आपको उसको लर्न कर लेना है। उसको लर्न करने के बाद आप ईवीएस के सेक्शन का प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। बहुत इसमें कोई बहुत ज़्यादा जादू टोना नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजी है, आपको इसको पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे नहीं पढ़ पा रहे हैं तो भी आप प्रैक्टिस करिए, जो जितने भी सीटेट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनसे आप प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चंस वही हैं, लेकिन अगर आप इनको पढ़ के फिर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चंस को हैंडल करना। उसके बाद जो 5th सेक्शन है वो मैथ है, अगला सेक्शन जो आएगा वो मैथ का आएगा। अब बहुत लोगों का ये रहता है कि मेरा मैथ नहीं अच्छा है, मुझे मैथ नहीं आता, मेरा मैथ नहीं अच्छा, मेरा मैथ नहीं अच्छा, बहुत ज़्यादा गाते रहते हैं। तो मैथ नहीं अच्छा है तो मैथ को साइड में करो ना। मैथ के कितने क्वेश्चन आते हैं, 15 क्वेश्चन आपके आएंगे, 15 क्वेश्चन, जिसमें जो भी है अर्थमेटिक, अलजेब्रा, एडवांस मैथ से ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ये सारी चीज़ें 15 मार्क्स में आती है ना, मैक्स टू मैक्स 15 मार्क्स।
अदर जो 15 मार्क्स है उसमें आपकी पेडागोजी आएगी, उसमें आपकी पेडागोजी आएगी। तो ये 15 मार्क्स को आप साइड में कर दो। एंड सीरियसली मैं बता रही हूँ, ये जो 15 मार्क्स की जो मैथ है, अगर आपको बेसिक जोड़ घटाना गुणा भाग बेसिक चीज़ें मैथ की पता है, अगर आपको मैथ का टेबल पता है, आप 5 मार्क्स इसमें गेन कर जाएंगे इजीली। बिना मैथ पढ़े आप इसमें 5 मार्क्स गेन कर जाएंगे। अगर आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली है तो 5 मार्क्स आप इसमें से गेन कर जाएंगे 15 में। जहाँ आपको मैथ नहीं आता है, जहाँ आपको 0 लग रहा था, वहाँ पर आपको 5 मार्क्स मिल रहे हैं। हर सेक्शन से कहीं ना कहीं आप मार्क्स को उठाने की कोशिश करिए कि यहाँ से इतने मार्क्स आ सकते हैं, यहाँ से इतने मार्क्स आ सकते हैं। 15 मार्क्स का मैथ है, मैथ नहीं आता है मैथ मत पढ़ो। मैं कहाँ कह रही हूँ मैथ पढ़ने को, मैथ को साइड में करो, मैथ पढ़ने की कोई नीड ही नहीं है। बट पेडागोजी पढ़ो, मैथ की पेडागोजी पढ़ो, उसमें तो मैथ कोई कैलकुलेशन है नहीं, मैथ की पेडागोजी पढ़ो। 15 मार्क्स का यहाँ आ रहा है। अगर आप हद से हद, बहुत ज़्यादा रेयर केसेस में भी 10 मार्क्स लेके आ रहे हैं इसमें, तो 10 और 5 कितना हो गया, 15 मार्क्स। ठीक, 15 मार्क्स मैथ के सेक्शन में आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। ये बहुत अच्छा रहेगा आपका क्वालिफाइंग लेवल में, आप कहीं तो कहीं क्वालिफाई कर ले जाएंगे एग्ज़ाम को। तो एक एक सेक्शन को हैंडल करिए, एक एक सेक्शन को हैंडल करिए। अगर आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, हिंदी के पैसेज, हिंदी के पोइट्री आप इजीली सॉल्व कर ले जा रहे हैं, 15 मार्क्स का पैसेज आ रहा है ना, 15 मार्क्स में आपको पैसेज और पोइट्री मिल रहा है, आप उसकी प्रैक्टिस करिए। और हिंदी तो हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, बोलते चले आ रहे हैं। 15 मार्क्स में आप 14 लेके आइए, 15 में 15 भी आ सकते हैं, ईजिली आ सकते हैं। 15 फिर भी नहीं आ रहा है, आप 14 लेके आइए। चलिए 1 मार्क्स हटा दिया, आप 14 मार्क्स लेके आइए। यहाँ पे जो आपकी पेडागोजी आ रही है, पेडागोजी पढ़िए, पेडागोजी बहुत इजी है। पेडागोजी से भी आपके अगर 10 मार्क्स आ रहा है तो 14 और 10 कितने हो गए, 24 मार्क्स आपके हिंदी में आ रहे हैं। मान लेते हैं कि आपकी इंग्लिश वीक है, इंग्लिश वीक है, पैसेज से भी, पैसेज से आपको पैसेज से ही आंसर ढूंढने हैं ना, पैसेज की आप प्रैक्टिस करेंगे हद से हद। रियर केसेस में अगर आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है, 15 मार्क्स यहाँ से आएंगे, सॉरी 10 मार्क्स यहाँ से आएंगे। ओके, पेडागोजी हिंदी और इंग्लिश की सेम है, बस लैंग्वेज का डिफरेंस है। उसमें हिंदी में पेडागोजी है, इसमें इंग्लिश में पेडागोजी है। एक लैंग्वेज का आप पढ़ रहे हैं, दूसरे को हैंडल कर ले जाएंगे। 15 यहाँ से 10 मार्क्स का अगर आप आरसी से दोनों पैसेज सॉल्व करके 10 मार्क्स अगर आप आरसी से लेके आ रहे हैं, और 10 मार्क्स भी अगर आप पेडागोजी से लेके आ रहे हैं, 10 10 20 हो रहा है, यहाँ 15 हो रहा है, 24 यहाँ हो रहा है। ईवीएस आप हैंडल करेंगे, ईवीएस की एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हैं। अगर आपने पूरी एनसीईआरटी 5th तक पढ़ ली है, 2 से 3 दिन लगेंगे, इससे ज़्यादा आपको नहीं लगेंगे। 3 दिन से चौथा दिन नहीं आएगा, 3 दिन में आपकी एनसीईआरटी खत्म हो जा रही है अगर आप अच्छे से बैठ के पढ़ रहे हैं। 3 दिन में मैं मैक्स बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा है और कम लगेंगे। यहाँ से आप पढ़ेंगे, बहुत हार्ड लेवल आ गया, बहुत हार्ड लेवल आ गया, फिर भी आप 20 मार्क्स ईवीएस से गेन करेंगे, 20 मार्क्स ईवीएस से गेन करेंगे, 25 मार्क्स यहाँ से आएंगे। सारा ऐड कर लीजिए, कौन रोक रहा है आपका सीटेट क्लियर करने से? कहाँ से रुक जाएगा आपका सीटेट? हो जाएगा, कोई हार्ड रूल नहीं है। आप बस एक मैनेजमेंट तो बनाइए, एक रूल तो बनाइए कि यहाँ से मुझे ये करना है, यहाँ से मुझे ये करना है। जो वीक सेक्शन है उसको देखिए, जो स्ट्रॉन्ग सेक्शन है उसको देखिए, स्ट्रॉन्ग सेक्शन को और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करिए। वीक सेक्शन को मत ध्यान दीजिए। वीक सेक्शन है उसमें आप ये देखिए कि आप उसमें कम से कम कितना ला सकते हैं। 30 है, बहुत वीक है, आप 15 लेके आइए। स्ट्रॉन्ग सेक्शन में 30 में आप 28 लेके आइए, तो कैसे नहीं होगा आपका सीटेट क्लियर होगा। ओके, तो ये रही इतनी बात। अब कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इसमें, और इम्पोर्टेंट चीज़ें ये हैं, कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, कुछ नेगेटिव वर्ड्स हैं। अब बात यह है कि जब आपका पेपर है तो उसमें भी पेपर में कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं, कुछ नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, जिसमें जो आपके ऑप्शंस होते हैं, अगर आपको उस क्वेश्चन के बारे में नहीं नॉलेज है तो जो ऑप्शंस हैं उनसे आप कैसे ध्यान दे सकते हैं, ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आप कैसे सीटेट के पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, वो है। उसमें कुछ पॉजिटिव वर्ड्स आते हैं, जहाँ पे जैसे ऑप्शंस में अगर कुछ वर्ड्स मैं आपको बताऊंगी पॉजिटिव वर्ड्स, ऑप्शंस में अगर आपको वो वर्ड्स मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं वही आंसर आपका राइट होगा। और कुछ निगेटिव वर्ड्स हैं जो कि रॉन्ग होगा, जो हमें कंसीडर नहीं करना है। पॉजिटिव वर्ड्स में जो कुछ पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, हाँ, पॉजिटिव वर्ड्स की जो बात की जाए क्या क्या है,
पॉजिटिव वर्ड्स जो आपको ऑप्शन में देखने हैं। पहला पॉजिटिव वर्ड है इंक्लूजन। पहला पॉजिटिव वर्ड क्या है? इंक्लूजन। एंड फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये जो भी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इस सब का, ये सारी नोट्स एक PDF के फॉर्म में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड हो जाएगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी बस आप बैठ के वीडियो को सुनिए ध्यान से, एक कॉपी पेन लीजिए, अपना प्लान बनाइए। ओके, इंक्लूजन, इंक्लूजन वर्ड है। इंक्लूजन वर्ड अगर आपको मिलता है, यानी कि इंक्लूजन का मतलब हुआ इंक्लूड करना, हर तरह के बच्चे को आपको इंक्लूड करना है। ये एक पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। अगर ऐसे पूछते हैं, क्वेश्चन आ रहा है कि जो मैनेजमेंट होना चाहिए स्कूल का, या जो क्लास का मैनेजमेंट होना चाहिए, उसमें बच्चों को कैसे रखना चाहिए, कैसा ग्रुप होना चाहिए, तो वो इंक्लूजन होना चाहिए। इंक्लूजन यानी कि जो हर तरह के बच्चे को इंक्लूड करे। लाइक अगर कोई बच्चा फिजिकली हैंडीकैप्ड है, किसी बच्चे की हियरिंग पावर वीक है, किसी बच्चे की इंसाइट, लाइक अगर वो ब्लाइंड है, तो हमें उन सभी को इंक्लूड करना है। एक में कोई बच्चा है जो गिफ्टेड लर्नर है, जो बहुत अच्छा है पढ़ने में, और कोई बच्चा है जो बहुत ज़्यादा वीक है, उसको भी हमें इंक्लूड करना है। IQ लेवल क्या है किसका, उन हर एक बच्चे को हमें इंक्लूड करना है। दिस इज़ इंक्लूजन। ये पॉजिटिव वर्ड है, इस पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। और उसके बाद जो सेकंड वर्ड है वो है एक्टिव लर्नर। सेकंड वर्ड क्या है? एक्टिव लर्नर। अगर हम ये क्वेश्चन ये आ रहा है कि बच्चा जो है वो कैसा होना चाहिए, यानी कि बच्चे को किस सिचुएशन में सीखना चाहिए, तो बच्चे को हमेशा एक्टिव होने की ज़रूरत है। कभी भी अगर क्वेश्चन ये आ रहा है कि टीचर पढ़ा रहा है और बच्चे जो हैं वो एज अ पैसिव लर्नर चुपचाप सुन रहे हैं, तो ये निगेटिव सेंस है, ये पॉजिटिव सेंस नहीं है। अगर ये है कि बच्चे, टीचर पढ़ा रहा है और बच्चे जो हैं वो एज एक्टिवली सुन रहे हैं, एक्टिव लर्नर्स हैं, क्वेश्चंस पुट ऑन कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव थिंकिंग है, इसको आपको इंक्लूड करना है। बट पैसिव लर्नर कभी भी पॉजिटिव नहीं है, वो निगेटिव है। वीडियो लंबी होने वाली है क्योंकि मैं एक एक पॉइंट डिस्कस कर रही हूँ। पेशेंस रख के वीडियो को देखिए ध्यान से, एक एक पॉइंट मैं डिस्कस कर रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिलेबस नहीं है, ये कोई कॉन्सेप्ट, ये टॉपिक नहीं है आपके एग्ज़ाम का, ये टॉपिक नहीं है, बट ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि कैसे आप पहली बार में ही अपना सीटेट क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि बेसिक नॉलेज सबको होती है, ग्रामर बहुत अच्छे से आती है, मैथ सबका सॉल्व हो जाता है बहुत इजीली, बट सीटेट क्लियर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट की नॉलेज नहीं है, कुछ टिप्स और ट्रिक्स नहीं है। वही चीज़ मैं बता रही हूँ, बहुत ध्यान से इसको सुनिए, बीच में वीडियो स्किप करके मत जाइएगा, आपका ही नुकसान होगा, मेरा कुछ नहीं जा रहा है। सेकंड एक्टिव लर्नर। थर्ड क्या है? अपॉर्चुनिटी। थर्ड वर्ड है अपॉर्चुनिटी। इतना फास्ट लिखना पड़ रहा है। अपॉर्चुनिटी थर्ड वर्ड, मेरे राइटिंग पे मत जाना क्योंकि मैं फास्ट लिख रही हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है, आप बस सुनते जाओ, मैं बोल भी रही हूँ, ठीक। अपॉर्चुनिटी, अब हमें हर सिचुएशन में बच्चे को अपॉर्चुनिटी देनी है सीखने की, लर्न करने की, जानने की, हर चीज़ की। तो अपॉर्चुनिटी जो है ये पॉजिटिव वर्ड है। थर्ड एक्सप्लोरेशन, फोर्थ वर्ड जो है एक्सप्लोरेशन, डिस्कशन, एक्सप्लोरेशन यानी कि बच्चा जो है वो नॉलेज को एक्सप्लोर करेगा। एक्सप्लोरेशन, एक्टिव एक्सप्लोरर, जो साइकोलॉजिस्ट हैं पियाजे, वो बच्चे को क्या कहते हैं? एक्टिव एक्सप्लोरर कहते हैं, कि वो ज्ञान का निर्माण करते हैं, ज्ञान का निर्माण करते हैं यानी कि नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। इससे एक और वर्ड याद आया मुझे, कंस्ट्रक्शन, नॉलेज का कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, ये पॉजिटिव वर्ड है। उसके बाद क्या है? हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, दिखाई दे रहा है? हाँ। उसके बाद क्या है? हैंड्स ऑन एक्टिविटीज।
हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़, ये सारे पॉजिटिव वर्ड्स हैं। ये ऑप्शन में आपको दिख रहे हैं, इस पे टिक करिए, ये पॉजिटिव है। बट हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगर निगेटिव पूछ रहा है कि लाइक अगर निगेटिव सेंस में पूछ रहा है तो ये रॉन्ग होंगे। लाइक जो क्वेश्चन है उसमें नॉट, जैसे जो क्वेश्चन आते हैं उसमें कुछ वर्ड होते हैं नॉट, ठीक है, लीस्ट, एक्सेप्ट, ये सारे वर्ड्स अगर आ रहे हैं तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि वहाँ पे सही क्वेश्चन भी रॉन्ग हो जाता है। आप समझ रहे हैं कि सही है, बट आपने नॉट, लीस्ट, एक्सेप्ट इन वर्ड्स को ध्यान नहीं दिया, इसलिए आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। जहाँ पे ये वर्ड्स आ रहे हैं वहाँ पे क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है और ऑप्शंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आपको आंसर पे टिक करना है। ये कुछ हैं इसके पॉजिटिव वर्ड्स। अब पॉजिटिव वर्ड्स हैं तो निगेटिव वर्ड्स भी होंगे, ठीक है। तो हम बात करेंगे अब निगेटिव वर्ड्स की, कि ऐसे कौन कौन से वर्ड हैं जो निगेटिव माने जाते हैं, जो हमें अपनी टीचिंग लर्निंग में बच्चे के साथ नहीं करना है। निगेटिव वर्ड्स में क्या क्या आ रहा है, निगेटिव वर्ड्स में पहला वर्ड है रोट मेमोराइजेशन। फर्स्ट वर्ड है रोट मेमोराइजेशन। जो वर्ड है रोट मेमोराइजेशन यानी कि बच्चे को पढ़ाना कैसे है, रटना है, रटना, रट के सीख लेना, रट कर सीखना, ये सारी चीज़ें निगेटिव हैं। ये चीज़ें अगर आपके क्वेश्चन में आ रही हैं तो ये रॉन्ग मानी जाएंगी, ऑप्शन में ये रॉन्ग है। हमें कभी रटने को, रट्टाफिकेशन और जैसे रोट मेमोराइजेशन को हमें कभी भी प्रमोट नहीं करना है। कॉन्सेप्ट को समझना, मीनिंग मेकिंग, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना और उसके आंसर को समझना, ये सारी चीज़ें आएंगी पॉजिटिव। बट रोट मेमोराइजेशन ये नहीं होगा। लाइक अगर क्वेश्चन आ रहा है कि मैथ के फॉर्मूलाज को कैसे हम बच्चे को सिखाएंगे, अब वहाँ पे एक ऑप्शन है रोट मेमोराइजेशन, ये कभी नहीं होगा। मैथ के फॉर्मूलाज को आप रट लीजिए, ये आंसर नहीं होगा, ये रॉन्ग है। सेकेंड वर्ड है लेबलिंग। लेबलिंग यानी कि लेबल लगा देना बच्चों के ऊपर। लाइक ये बच्चा गिफ्टेड है, ये टॉपर है क्लास का, 90% इसके आ रहे हैं। ये जो स्टूडेंट्स हैं ये वीक है पढ़ने में, ये 40% लेके आ रहा है, इसका मैथ नहीं अच्छा है, इसकी इंग्लिश नहीं अच्छी, इसका ज्योग्राफी नहीं अच्छा है। ये सारी चीज़ें हमें नहीं करनी है, बच्चों के ऊपर लेबल लगा के नहीं रखना है, क्योंकि हर स्टूडेंट जो होता है वो इंडिविजुअली डिफरेंट है। हर किसी के अंदर अपनी अपनी एक क्वालिटी होती है, एक टैलेंट होता है। तो हमें लेबल नहीं लगाना है बच्चों के ऊपर। कैटेगराइज, कैटेगराइजेशन यानी कि कैटेगराइज नहीं करना है, कैटेगरी में डिवाइड नहीं करना है। लाइक अगर हम ग्रुप भी बना रहे हैं तो हमें ऐसा नहीं करना है कि जितने अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जितने क्लास के स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, उनका हम एक ग्रुप बना दें, और जितने वीक स्टूडेंट्स हैं या जो थोड़े टॉकेटिव स्टूडेंट्स हैं उनका हम एक ग्रुप बना दें। ऐसा ग्रुप नहीं बनना है, हमें कभी भी होमोजेनस ग्रुप नहीं बनाना है। होमोजेनस ग्रुप ये नहीं बनना चाहिए, ये रॉन्ग है। ग्रुप कैसा होना चाहिए, हमेशा हेट्रोजेनस। ग्रुप हमेशा हेट्रोजेनस होना चाहिए, होमोजेनस ग्रुप नहीं बनना चाहिए। उसके बाद एक वर्ड और है सेग्रीगेशन या सेग्रीगेट कर देना। सेग्रीगेशन यानी कि सेग्रीगेट करना यानी कि अलग कर देना, अलगाव, ठीक है। कोई बच्चा है वो पढ़ने में नहीं अच्छा है तो उसको हमने अलग कर दिया, बाकी सबको एक में कर दिया, ऐसा नहीं है। कोई बच्चा है जो देख नहीं सकता है तो हमने उसकी, जो मान लीजिए क्लास में 5 बच्चे हैं जो देख नहीं सकते, हमने उनकी एक अलग क्लास लगा दी कि ये अंधे हैं, इन बच्चों की एक अलग क्लास होगी। ये सेग्रीगेशन है, इसे हम प्रमोट नहीं करते हैं। ये पॉजिटिव थिंक नहीं है, ये एक नेगेटिव थिंकिंग है। हमें हर किसी को इंक्लूड करना है, इंक्लूज़न को प्रमोट करना है, सेग्रीगेशन को प्रमोट नहीं करना है, सेग्रीगेट नहीं करना है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, नेगेटिव वर्ड्स में है।
जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो उनमें ये सारे वर्ड्स जो मैंने आपको बताए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स, ये सारे वर्ड्स आपको ऑप्शन में मिलेंगे। आप प्रैक्टिस करिए, आपको कहीं ना कहीं ऑप्शन में मिलेंगे, फिर आपको बिलीव होगा कि हाँ ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तब जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, जब प्रैक्टिस दे रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपके आंसर्स रॉन्ग नहीं होंगे। पॉजिटिव वर्ड्स और नेगेटिव वर्ड्स को ध्यान में रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपके आंसर जो होंगे वो सही होंगे। नेक्स्ट थिंग, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि अगर किसी ने बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं की है, अब सडनली उन्हें प्रिपरेशन करनी है, सडनली उन्हें ध्यान देना है, तो मेन चीज़ उसमें क्या है, आपको सबसे पहले स्टार्ट करना है मॉक टेस्ट। कुछ मत करिए ना कोई सिलेबस, मतलब सिलेबस तो नहीं, टॉपिक्स, ये ऐसा नहीं है कि आप एक एक टॉपिक को उठाएं, एक एक थ्योरी को उठा रहे हैं और उसको लाइन बाय लाइन पढ़ते जा रहे हैं, फिर आप पेडागॉजी पढ़ रहे हैं, एक एक चीज़, एक एक टॉपिक को, लाइक नहीं, कुछ तो 50-60 टॉपिक होंगे ही, सारी चीज़ों को मिला के एक एक टॉपिक अगर आप पढ़ेंगे तो इतना टाइम आपके पास नहीं बचा है। अगर आप एकदम स्टार्टिंग से प्रिपरेशन को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, एकदम स्टार्ट हैं, अब आपको लग रहा है कि हाँ यूपी टेट का एग्ज़ाम नहीं हुआ, आप सीटेट क्लियर होना चाहिए क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, वो तो चीज़ है, क्योंकि सीटेट कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट हो गया है। तो सबसे पहला काम आप ये करिए, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करिए, मॉक टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, 10 से 15 मॉक टेस्ट आप दे दीजिए। उसके बाद आप वो पहला काम आप ये करिए कि मॉक टेस्ट दीजिए। अब सबका एक ही क्वेश्चन है, मॉक टेस्ट कहाँ से लाएं, मॉक टेस्ट कहाँ से लाएं? तो मैं ये कहूँगी, मैं ये प्रेफर करूँगी कि आप जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं वो बुक में मत दीजिए, वो आप दीजिए मॉक टेस्ट, ऑनलाइन मॉक टेस्ट दीजिए। थोड़ा पैसा खर्चा करिए, कैसे? एप्लीकेशंस हैं कुछ, जैसे कि ग्रेड अप, एक एप्लीकेशन है जो कि अब चेंज हो गया है बायजूस में, बायजूस भी नाम हो गया इसका, ओके। ग्रेड अप, और सेकंड है टेक्स्ट बुक। यहाँ पे जब आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे सीटेट, हर टीचिंग एग्ज़ाम्स का आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, उसमें आपको 1-2 टेस्ट तो फ्री मिल जाएंगे, ठीक। उसके बाद आपको उनका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, उनका पास लेना पड़ेगा 1-2 मंथ का, आप उसको परचेज करिए। पास आप परचेज करिए, 200 या 300 का होगा, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आप 200 और 300 खर्चा कर रहे हैं और आपका एग्ज़ाम क्लियर हो रहा है, 90 मार्क्स या 95, 96 तक आप पहुंच जा रहे हैं प्रैक्टिस करके मॉक टेस्ट में, तो इससे अच्छा तो कुछ नहीं हो सकता है। फिर 200-300 की कोई वैल्यू नहीं है। सो प्लीज़ आप उनको पास खरीदिए, उनके मॉक टेस्ट को परचेज़ करिए, 2 to 3 मंथ का, 1 मंथ का कर लीजिए, आप 6 मंथ का कर लीजिए, क्योंकि उसमें आपको यूपी टेट का भी मिलेगा, सुपर टेट का भी मिलेगा, हर टेट का मिलेगा, तो वो फ्यूचर में भी आपका हेल्प करेगा। ज़रूरी नहीं कि आपको सी टेट का ही मिलेगा, उनका एक पास होता है और उस एक पास से आप सारे ही टेस्ट को दे सकते हैं, सारे ही टेस्ट आपके लिए ओपन हो जाएंगे। यहाँ से आप मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट देना कैसे है, सबसे पहले आप मॉक टेस्ट दीजिए, फर्स्ट आप स्टार्ट करिए। अब मॉक टेस्ट देना कैसे है, सबसे पहले आप स्टार्ट करिए, पहला जो मॉक टेस्ट दीजिए वो प्रीवियस ईयर कोई पेपर हो, प्रीवियस ईयर पेपर हो कोई 2019 का या 20 का, जो अभी रिसेंटली में जनवरी में हुआ है 31 को, उसका पहले आप एक प्रीवियस पेपर का टेस्ट दीजिए, और जब वो आपका हो जाए उसके बाद आप मॉक टेस्ट पे आइए। मॉक टेस्ट पे आइए, आपने एक मॉक टेस्ट दिया, फिर उसमें आपके आंसर्स कौन क्या रॉन्ग हो रहे हैं तो उसमें आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा, उस एक्सप्लेनेशन को पढ़िए कि हाँ आप क्या सोच रहे थे, उस आंसर को टिक करने से पहले आप क्या सोच रहे थे, और उस आंसर में अगर आपका रॉन्ग हो रहा है तो जो राइट आंसर है वहाँ पे वो आंसर में कॉन्सेप्ट क्या था, उस दो आपकी थिंकिंग में और उस कॉन्सेप्ट में डिफरेंस क्या है, उस डिफरेंस को आप देखिए कि उस आपकी थिंकिंग में और उस कॉन्सेप्ट में डिफरेंस क्या है, तब आपको समझ में आएगा, तब आपका आंसर सही जाएगा, आंसर रॉन्ग नहीं होगा। तब कहीं ना कहीं जो आपके आंसर रॉन्ग होने की जो टेंडेंसी है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। फर्स्ट थिंग, आपको आंसर्स रॉन्ग कौन से हो रहे हैं ये देखना है, मॉक टेस्ट दीजिए। मिनिमम अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, मिनिमम आपको 15 टेस्ट देने हैं, मिनिमम 15 टेस्ट की प्रैक्टिस करिए। पहले आपके मार्क्स नहीं अच्छे आ रहे हैं, 60 मार्क्स आ रहे हैं,
70 आ रहे हैं, 80 आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं अच्छे, रुकिए मत, आप उसमें डीमोटिवेट मत होइए, आप उस टेस्ट को देते रहिए। जिस प्रोसेस में बता रही हूँ उसके बाद जब आपके जो आंसर्स रॉन्ग हो रहे हैं, अगर आप उनमें ध्यान देंगे, उनके कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, उसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे, डिफरेंस को देखेंगे कि आप जो सोच रहे थे, जो कॉन्सेप्ट है उसमें डिफरेंस क्या है, आपने कैसा सोचा, जो आंसर है वो कैसा सोच रहा है, वो सारी चीज़ें जब आप डिफरेंस को देखेंगे, उस पर कहीं ना कहीं वर्क करेंगे, तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। 2 टेस्ट, 3 टेस्ट, 4 टेस्ट के बाद आपके मार्क्स अच्छे आने लगेंगे। तो वहाँ पे आपके मार्क्स अच्छे आने लगेंगे तो कहीं ना कहीं आपके 100 प्लस में, और मॉक टेस्ट में आपके लास्ट टेस्ट में कहीं ना कहीं 120 प्लस आना चाहिए। 120 प्लस आना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जब आपका मॉक टेस्ट में 120 प्लस आएगा तब आपका जो मेन एग्ज़ाम है उसमें 100 प्लस आएंगे, उसमें कहीं ना कहीं आप 100 तक पहुँच पाएंगे। तो अभी मैंने आपको बताया कि आपको किस किस चीज़ों पे ध्यान देना है। पेडागॉजी को पढ़िए, पेडागॉजी बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक चीज़ और है टाइम मैनेजमेंट। हमें तो लग रहा है कि हमारे पास 2.5 घंटे का टाइम है। कितना टाइम है? 150 मिनट्स का टाइम है, और क्वेश्चंस कितने हैं? 150। वी आर थिंकिंग कि एक क्वेश्चन पे 1 मिनट, 2.5 घंटे का टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम है, आराम से फैल के पेपर देंगे, ऐसा नहीं करना है। 150 मिनट्स का टाइम है, बट कहीं ना कहीं आपको 4 पैसेज भी सॉल्व करने हैं, और उन पैसेज में टाइम लगता है आंसर्स को ढूंढने में। आंसर्स वही होते हैं, आंसर्स को ढूंढने में टाइम लगता है। और अब तो सोने पे सुहागा है कि आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है, आपको कंप्यूटर पे चेक करना है, कंप्यूटर पे आपको उन पैसेज को पढ़ना है, तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी आदत नहीं होती है, हमारी आदत वो पेन पेपर पे देने वाली होती है, तो जब हम स्क्रीन पे आएंगे तो वो आपको प्रॉब्लम करेगा। स्क्रीन पे आएंगे तो वो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करेंगे। तो पहले आपको इस पे प्रैक्टिस करनी है। स्क्रीन आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है इस बार, तो इसलिए इस चीज़ पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। फिर और टाइम मैनेजमेंट, कहीं से आपको टाइम उठाना है, कहीं से आपको टाइम बचाना है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आपका जो स्ट्रॉन्ग सेक्शन है उसको पहले कर लीजिए, पैसेज जो हैं उनको पहले सॉल्व कर लीजिए। पैसेज आप स्टार्टिंग में, जब आप तुरंत पहुँचेंगे, स्टार्टिंग में ही पैसेज को सॉल्व कर लेंगे तो आपका बाद का टाइम बहुत ज़्यादा बच जाएगा। तब आप उसमें ईवीएस को हैंडल कर सकते हैं, तब आप उसमें पेडागॉजी को हैंडल कर सकते हैं। पहुँचते ही आप, पेपर मिलते ही आप पहले पेडागॉजी, आप पैसेज को सॉल्व कर लीजिए। जो आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन है उसे पहले कीजिए। ये सारी चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। जो चीज़ें आपके मार्क्स 1-1, 2-2, 3-3 मार्क्स जो आपके कट जा रहे हैं वो आपको बचा सकते हैं। 1-1 मार्क्स इम्पॉर्टेंट है, 1-1 मार्क्स को आपको बचाना है। ये सारी चीज़ें हैं। पेडागॉजी मेन है, ग्रामर का इतना ज़्यादा रोल नहीं है। पेडागॉजी मेन है, ग्रामर का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। इतनी ये टिप्स हुई आज मैंने सीडीपी का सेक्शन, और जो भी ओवरऑल सारी चीज़ें मैंने बताई। इतनी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, सो अभी इसी को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और इतनी सारी चीज़ें हो गई। मेनली आपको एक छोटी सी टिप्स ये है कि जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आंसर्स पे आप जा रहे हैं, ये 100% श्योर नहीं है कि ये लगेगा, बट आंसर्स जब आप पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में फर्स्ट टाइम क्लिक करता है कि हाँ यही आंसर होगा, ठीक है। फिर तो आप उस कई बार ऐसा होता है कि हम उस पर टिक कर देते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हम उसको छोड़ देते हैं। हम उस पर और ज़्यादा क्रिएटिव थिंकिंग लगाने की कोशिश करते हैं, और ज़्यादा सोचने की कोशिश करते हैं, एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं कि ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर रॉन्ग होने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो हो जाती है। इसलिए आप थोड़ा ये, अगर आपको लग रहा है कि हाँ यही आंसर है, ये 100% वर्क नहीं करता है बट वर्क करता है। अगर आपको लग रहा है, आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपने चारों ऑप्शन पढ़े, आपको तुरंत क्लिक हुआ कि ये आंसर, आप उस पर तुरंत टिक कर दीजिए। आंसर को बदलिए मत। आंसर को बदलना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। जब आप उसमें कहीं ना कहीं क्रिएटिव थिंकिंग लगाने लगेंगे, बहुत ज़्यादा सोचने लगेंगे, तो आंसर रॉन्ग हो सकता है। तो उसको बदलिए मत। ये जो ट्रिक है आप इसको मॉक टेस्ट में अच्छे से अप्लाई कर लीजिए। अगर आपका मॉक टेस्ट में ये चीज़ सही जा रहा है, क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ वर्क की है, अगर आपका मॉक टेस्ट में सही जा रहा है तो आपका मेन एग्ज़ाम में भी वर्क करेगा। सो थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और आई होप आपका एग्ज़ाम, मेरी जो भी टिप्स हैं वो अगर 10% लोगों पर भी वर्क करिए। अगर मैं
मेरी इस वीडियो से अगर 4 to 5 एस्पिरेंट्स जो हैं अगर वो क्लियर कर ले रहे हैं एग्ज़ाम, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। थैंक यू सो मच।